हेलो, कैसे हो आप लोग। और हम लोग देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज पार्ट 3। इससे पहले 2 हो चुके हैं, बाकी चैनल में जाके डिटेल्स देख लेना। नोट्स वगैरह की नीड हो मॉक टेस्ट की तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें डाल रखी है, देख लेना। जाकर टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। ये सारे ये जो एमसीक्यूज की पीपीटी है वहां पर मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। A member of parliament makes a defamatory statement about a private citizen entirely outside the precincts of a parliament in a television interview. Can he claim parliamentary privilege under Article 105 to avoid a defamation suit? एक संसद सदस्य संसद परिसर के पूरी तरह बाहर एक टेलीविजन साक्षात्कार में किसी निजी नागरिक के बारे में मानहानिकारक बयान देता है। क्या वह मानहानि के मुकदमे से बचने के लिए अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार का दावा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, और एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए डाला है। तो ऑप्शन है नो प्रिविलेज एग्जिस्ट फॉर एमपीज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, या यस एज लॉन्ग एज द स्टेटमेंट रिलेट्स टू अ पॉलिटिकल टॉपिक्स, या फिर यस एमपीज हैव ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर ऑल पब्लिक स्टेटमेंट्स एट ऑल टाइम्स, या फिर नो द प्रिविलेज प्रोटेक्ट्स ओनली स्टेटमेंट्स मेड इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज, नॉट आउटसाइड स्टेटमेंट्स। आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो बिल्कुल नहीं होगी उनको प्रोटेक्शन, क्योंकि केवल पार्लियामेंट के अंदर उनको प्रोटेक्शन है, बाहर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन allows parliament during a proclamation of emergency to extend the normal 5-year term of the Lok Sabha for a period not exceeding 1 year at the time? कौन सा संवैधानिक प्रावधान आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान संसद को लोकसभा की सामान्य 5 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है, तो अनुमति देता है, सॉरी। तो वो एक ही है हमारा आर्टिकल 352। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, सॉरी सॉरी सॉरी, 352 में तो दिया गया है। हाँ सॉरी, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है ना, तो जो प्रोविजन है वो 83(2) आर्टिकल जो है वहां पर उसको पार्लियामेंट का सेशन जो है उसको बढ़ाने की पावर दी गई। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 110 defines a money bill and requires that case of doubt whose decision on whether a bill is a money bill shall be final। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है और यह बताता है कि संदेह की स्थिति में किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर किसका निर्णय अंतिम होगा। तो द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, या फिर सॉरी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या सुप्रीम कोर्ट, या लोकसभा के स्पीकर का, या फिर प्रेसिडेंट का। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, चलिए देखते हैं आंसर। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये राइट होता है कि वो मनी बिल को देख सकें कि और डिसाइड कर सकें क्या ये मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर आर्टिकल 79 प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और क्या शामिल होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोन, या ओनली लोकसभा, या फिर ओनली द राज्यसभा, या फिर 2 हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो द हाउस 2 हाउसेस होते हैं, और कैसा होता है ये लोकसभा पार्लियामेंट, तो ये प्रेसिडेंट साहब होंगे हमारे, और ये जो होंगे लोकसभा होगी, और ये हमारी राज्यसभा होगी। ठीक है, ये होता है पार्लियामेंट मिलाकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डॉक्ट्राइन दैट पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड the constitution under article 368 does not extend to altering its basic structure was laid down by the supreme court in which landmark case। यह सिद्धांत के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की संसद को की शक्ति उसके मूल ढांचे को बदलने तक विस्तारित नहीं होती, उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, या ए.के. गोपालन में, या गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या फिर केशवानंद भारती में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, तो इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता है और प्रीवियस ईयर में आ चुका है ये।
आंसर तो आप लोग इसका आई होप सबने आंसर सोच लिया होगा अपने पास। ठीक है, तो ये है हमारा केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्टिकल 124(2) requires consultation before appointment of Supreme Court judges in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice. The President shall always consult. अनुच्छेद 124(2) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले परामर्श की आवश्यकता बताता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति सदैव किससे परामर्श करेंगे? तो अटॉर्नी जनरल से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लॉ मिनिस्टर से या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 124 खोलिए सेक्शन 124 का क्लॉज 2 और देखिए क्या आंसर है उसका। ओके, तो वैसे तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो कंसल्ट करते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 80 आर चूजन फॉर देयर स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन व्हिच फील्ड्स। तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्यों का चयन किन क्षेत्रों में उनके विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के आधार पर किया जाता है? बिजनेस एंड फाइनेंस ओनली, या फिर डिफेंस एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, या स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट, या फिर लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, आंसर देखते हैं हम क्या है इसका। तो ये है हमारा लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं लोगों को, 12 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन grounds of defection was inserted by 52nd Amendment 1985. Who decides question of disqualification on ground of defection? दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या इलेक्शन कमीशन अलोन विद बाइंडिंग फाइनलिटी, या फिर सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर दीजिए और मेरे को बताइए कोई ऐसे पॉलिटिशियन का नाम जिस पर दल बदल लगी थी। कोई ऐसा कोई पॉलिटिशियन था जो जिस पर एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ के तहत कार्रवाई की गई थी। कमेंट में बताना इसका आंसर। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कॉलेजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, though not explicitly mentioned in the constitutional text, was evolved through judicial interpretation of Article 124 in a series of case known as। न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण हेतु कॉलेजियम प्रणाली जो संवैधानिक पाठ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, अनुच्छेद 124 की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से किन मामलों की श्रृंखला से विकसित है? तो द जजेस केस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेस केस, या फिर द गोलकनाथ केस सीरीज, या फिर द केशवानंद भारती, या फिर द मेनका गांधी केस। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एआईबी में ये आ चुका है अभी प्रीवियस जो 2026 में हुआ था एग्जाम, वहां पे आया था। ठीक है, तो आंसर देंगे इसका आप लोग। चलिए हम आंसर देखते हैं इसका क्या है। आई होप सबने देख लिया, अपना सोच लिया होगा क्या है। तो जजेस केस जो बोलते हैं उसको उसमें आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज पर आर्टिकल 80 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा एज ओरिजिनली इनविसेज्ड इज। अनुच्छेद 80 के अनुसार मूल रूप से परिकल्पित राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 मेंबर्स, 238 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड, या फिर 552 मेंबर्स, या फिर 545 मेंबर्स, या फिर 300 मेंबर्स। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। चलिए देखते हैं आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 250 मेंबर्स होते हैं जिसमें 238 जो होते हैं वो वैसे चुने जाते हैं और 12 होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट फ्लोज मेनली फ्रॉम विच आर्टिकल्स।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति अर्थात विधायी और कार्यपालक कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की न्यायालय की शक्ति मूल ढांचे का हिस्सा मानी जाती है और मुख्यतः किन अनुच्छेदों से प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, एग्जाम में ऐसा ही मिल सकता है आराम से क्वेश्चन आपको। ठीक है, आंसर याद रखना, इसका क्वेश्चन भी याद रखना। तो इसका आंसर हमारा आर्टिकल 13, 32 एंड 226। ओके, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, तीनों की जो दोनों की पावर इन्हीं तीन आर्टिकल्स में डाली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी बिल passed by the Lok Sabha and transmitted to the Rajya Sabha and under Article 109, the Rajya Sabha's role is limited to। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को भेजे गए धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका किस तक सीमित है। रिजेक्टिंग द बिल आउटराइट विद फाइनलिटी या फिर मेकिंग रिकमेंडेशंस विद इन 14 days which the Lok Sabha may accept or reject, या फिर amending the and passing the bill within with binding changes, या फिर sending the bill to the joint sitting automatically। 5 सेकंड्स आपके पास और आपको पता होगा राज्यसभा की पावर्स क्या है। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। तो वो जो है राज्यसभा रिकमेंडेशन दे सकते हैं 14 डेज में, अगर नहीं देते हैं तो और दे भी देते हैं तो लोकसभा की मर्जी है वो रिजेक्ट कर दें या फिर एक्सेप्ट कर ले उनकी रिकमेंडेशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनलाइक अ रेगुलर जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिशियल पावर्स एंड एडवाइजरी ओपिनियन गिवन अंडर आर्टिकल 143 इज जनरली कंसिडर्ड टू बी। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाहकारी राय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी न्यायिक शक्तियों के प्रयोग में दिए गए नियमित निर्णय के विपरीत सामान्यतः क्या मानी जाती है। फुली एंड इक्वली बाइंडिंग एज एनी अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस जजमेंट, या फिर नॉट बाइंडिंग एज अ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 141 तो इट कैरीज ग्रेट परसुएसिव वैल्यू, या बाइंडिंग ओनली द ऑन द प्रेसिडेंट पर्सनली, या फिर ऑटोमेटिकली बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा नॉट बाइंडिंग होता है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, जस्ट एक एडवाइजरी वैल्यू है जो कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ही मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल empowers parliament to enlarge the jurisdiction of the Supreme Court with respect to matters in the union list over and above the jurisdiction already conferred by the constitution। कौन सा अनुच्छेद संसद को संघ सूची से संबंधित मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 146, आर्टिकल 145, आर्टिकल 140 या फिर आर्टिकल 138। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है। तो ये हमारा आर्टिकल 138। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट डिग्री सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम। भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण सैन्य न्यायाधिकरण को छोड़कर के निर्णय डिग्री दंडनीय आदेश से अपील की विशेष अनुमति देने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किससे प्राप्त होती है। आर्टिकल 141, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 या फिर आर्टिकल 137। 5 सेकंड्स आपके पास, आंसर दीजिए। आई होप सबको पता होगा एसएलपी के बारे में, तो एसएलपी की बात हो रही है यहाँ पे और ये है आर्टिकल 136। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ अ डेडलॉक ओवर एन ऑर्डिनरी बिल और अ फाइनेंशियल बिल बट नॉट इन द केस ऑफ। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति सामान्य विधेयक या वित्तीय विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, परंतु किस विधेयक के मामले में नहीं। अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द राज्यसभा, या फिर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग बिल अंडर आर्टिकल 368, या फिर अ बिल ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा, या फिर अ बिल रिलेटिंग टू टैक्सेशन। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, चलिए आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर आर्टिकल 105
confer certain privileges on members of parliament, including freedom of speech and immunity from proceedings in any court in respect of। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता सहित कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है और किस संबंध में किसी न्यायालय में कार्रवाई से उन्मुक्त देता है। तो ऑप्शन है एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और इट्स कमिटीज, या फिर एनी प्राइवेट कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, या फिर ट्रैफिक वायलेशंस कमिटेड व्हाइल ट्रैवलिंग टू पार्लियामेंट, या फिर एनी क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड पार्लियामेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये है एनीथिंग सेड इन, या फिर कोई वोट, एनी वोट गिवन बाय हिम पार्लियामेंट, और इसको उनको प्रिविलेज मिली होती है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, A Supreme Court judge can be removed from office before completing his terms only on grounds of proved misbehavior or incapacity through a process requiring under Article 124(4) a resolution supported by। मतलब उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है ये बोला गया है कदाचार के लिए। तो a majority of the total membership of each house and by a majority of not less than 2/3, दोनों हाउस के 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे तब, या फिर एन ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सिंपल मेजोरिटी, या फिर अनोनिमस रेजोल्यूशन ऑफ द कैबिनेट। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके तो ये होते हैं 2/3 मेंबर्स जो होते हैं वो अगर वोट करते हैं तब हटाया जा सकता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्टिकल 129 डिक्लेयर्स इन द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड व्हिच मींस इट हैज अमंग अदर पावर्स द पावर टू। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि इसे अन्य शक्तियों के अलावा क्या शक्ति प्राप्त है। पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, या फिर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, या डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर इंपोज इनकम टैक्स। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है चलिए देखते हैं आंसर। तो पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है नेक्स्ट है, अ हाई कोर्ट जज इज eligible for elevation to the Supreme Court under Article 124(3) if he has been a judge of a high court or two or more such courts in such succession for at least। अनुच्छेद 124(3) के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति हेतु पात्र होते हैं अगर यदि वे कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हो। तो 2 ईयर, 15 ईयर, 10 ईयर, या फिर 5 ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो ये है हमारे 5 इयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर आर्टिकल 1883 टू द नॉर्मल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व इज। मतलब पूछा गया कि लोकसभा की सामान्य अवधि कितनी है, 4 साल, 6 साल, 5 साल, या फिर इंडेफिनिट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, आंसर देने की जरूरत भी नहीं है आपको, 5 इयर्स होती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bill containing several provisions only some of which relate strictly to, छोड़ दो इसको, कोई फायदा नहीं है इसका। ये देखते हैं, आर्टिकल 141 प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून क्या होगा, बाइंडिंग ओनली ऑन हाई कोर्ट्स, या एडवाइजरी इन नेचर नॉट बाइंडिंग, या बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज ऑफ टू दैट केस। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ओके चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये बाइंडिंग होते हैं सारे के सारे कोर्ट्स पर। ठीक है जैसे दादाजी होते हैं, दादाजी ने अगर कोई आदेश दे दिया तो पापा पे भी मान्य होगा, चाचा पे भी होगा, सारे परिवार पे मान्य होता है। वैसे ये दादाजी हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, कॉमर्शियल कोर्ट, सारे सब पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो मान्य हो जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the relaxation of traditional rule of locus standi standing to sue, allowing any public spirited citizen to approach the courts on behalf of persons unable to do so themselves, led to the development of which mechanism in Indian constitutional law। स्थायी अधिकार के पारंपरिक नियमों में ढील जिसने
किसी भी लोकहितैषी नागरिक को उन व्यक्तियों की ओर से न्यायालय जाने की अनुमति दी जो स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं, ने भारतीय संवैधानिक कानून में किस तंत्र का विकास किया है? कॉलेजियम सिस्टम, व्हिप सिस्टम, मनी व्हील प्रोसीजर या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर मेरे को 5 सेकंड्स में देना है, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक क्वेश्चन मेरा ये कि कौन व्यक्ति जो है फेमस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल मैन जिसे कहते हैं, वो है कौन हमारे देश के? बताइए आंसर इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्टिकल 131 कन्फर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को किन विवादों में मूल अधिकारिता प्रदान करता है? बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज या फिर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स या फिर बिटवीन स्टेट्स या फिर बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बिटवीन अ सिटीजन एंड अ कंपनी? 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके, और सिंपल सा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। ओके, तो आंसर हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की यही है। ओके, बाकी 25 में से आपके कितने आंसर सही गए तो बताना, और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक चीज और, ये है हमारा नोट्स। अगर आपको चाहिए नोट्स की नीड्स होगी और मॉक टेस्ट होंगे, तो मैंने ना एक बंडल बना रखा है 20 मॉक टेस्ट का, और नोट्स होंगे सब्जेक्ट वाइज, और एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो चाहे आप एआईबी की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की, या फिर आईबीपीएस एसओ की, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे अलग फोल्डर बना रखे हैं, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा जस्ट 399 में। ठीक है, और आपको कैसे जानकारी चाहिए इस चीज की डिटेल में, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, आंसर देना सारी चीजों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।